अब दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं आधारभूत संरचना। इंफ्रास्ट्रक्चर का दो काम है। पहला, इट इंक्रीजेज ग्रोथ, ये विकास दर को बढ़ाता है, हम हिंदी में भी ट्रांसलेट करते जा रहे हैं। और दूसरा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ होता है तो वो खुद जो है ग्रोथ के जो पेस है, उसकी जो रफ्तार है, उसको बढ़ाता है। अब उदाहरण स्वरूप मान लीजिए, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, पहला होता है सोशल और दूसरा होता है फिजिकल। उस दिन मैंने बताया था आप लोगों को, पूरे डिटेल में बताया था। सोशल में जो 4 इंडिकेटर हैं मुख्य, पहला है एजुकेशन, दूसरा हेल्थ, तीसरा सैनिटेशन। सैनिटेशन मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? साफ सफाई, स्वच्छता। अभी जैसे भारत स्वच्छ अभियान चल रहा है, गांव गांव में लैट्रिन बन रहे हैं, ठीक है ना, तो सैनिटेशन। और चौथा है ड्रिंकिंग वाटर। ये 4 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के, सामाजिक आधारभूत संरचना। दूसरा जो फिजिकल जो पार्ट है, उसमें मैंने जैसे आपको बताया कि ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, आवागमन साधन, एक जगह से दूसरे जगह जाने का साधन। और उसमें 4 इंग्रेडिएंट मैंने लिखा। पहला, हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, और या विश्व के परिप्रेक्ष्य में, रेलवे आप जानते ही हैं, दूसरा रोडवेज, तीसरा वाटरवेज। वाटरवेज के भी 2 भाग होंगे, एक इनलैंड होगा, जो देश के अंदर जो नदियां हैं उसमें जो जहाज चलते हैं, नाव चलते हैं, एक जगह से दूसरे जगह सामान ले जाया जाता है। जैसे कि भारत सरकार ने अभी इलाहाबाद से लेकर हुगली तक का गंगा नदी में शुरू किया, उसी तरह से दक्षिण भारत के बहुत सारी नदियों में पानी के माध्यम से, नदी के माध्यम से एक जगह से सामान दूसरे जगह लाई जाती है। उससे वो बहुत ज़्यादा मतलब खर्च इसमें बहुत कम बैठता है। और तीसरा है वाटरवेज। वाटरवेज आप वो तो बता ही दिया मैंने, वाटरवेज के 2 भाग। और दूसरा समुद्री शिपिंग, बड़े बड़े मालवाहक जहाज जो एक जगह से दूसरे, एक देश से दूसरे जगह ले जाते हैं। जैसे हमारे देश का जो व्यापार है वो विश्व में सभी देशों के साथ में, मैक्सिमम देशों के साथ में, तो हमारे देश की जो शिपिंग इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा मजबूत इंडस्ट्री है, क्योंकि उसको विश्व के विभिन्न देशों से व्यापार करना होता है। और उसके बाद में एक एयरवेज, हवाई जहाज के माध्यम से भी जो है ना, जो 2 प्रकार के काम करता है हवाई जहाज। एक तो मनुष्य को, पैसेंजर को ढोता है, और दूसरा त्वरित गति से सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। जैसे कि अमेरिका का जो फेडेक्स कंपनी है, फेडेक्स, अब ये क्या करता है, जितना भी छोटे छोटे सामान होते हैं जो उसके अपने पास में जहाज है, उसके पास में बहुत सारा जहाज है जो विश्व के विभिन्न भागों में जाता है और लोगों को सामान पहुंचाता है। ठीक है, आपने कोई सामान मंगाया तो आपको ट्रांसफ़र करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फेडेक्स कंपनी, इंटरनेशनल क्या बोलते हैं इसको, मल्टीनेशनल कंपनी है। तो इट इंक्रीजेज ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आधारभूत संरचना नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगा। वैज्ञानिकों का अर्थशास्त्रियों का कहना है कि 1% अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने पैसा डाला तो उसका जो ग्रोथ होगा, विकास दर, वो 1% में इजाफा हो जाएगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि आधारभूत संरचना का कितना जबरदस्त रोल है। इसीलिए आप देखेंगे कि अमेरिका में या अभी चाइना में, और यदि हम हिंदुस्तान का जो कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तो क्या पाते हैं, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, लेकिन देश के आज़ादी होने के बाद इसमें भी लगातार वृद्धि हो रही है। जैसे कि रोड के मामले में आप देखते हैं कि चतुर्भुज योजना, जिसके तहत में देश के उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग और पूर्वी भाग से लेकर पश्चिमी भाग, जैसे सिलचर से लेकर के पोरबंदर और फिर कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, ये चतुर्भुज योजना कहते हैं इसको। और ये करीब 15-20 साल के अंदर में ही बन के तैयार हुआ है। इससे देश में ज़बरदस्त कनेक्टिविटी, माने एक टाइप का आप रिवॉल्यूशन या क्रांति कह सकते हैं, जो 4 लेन की व्यवस्था और अच्छी क्वालिटी के रोड बने हैं, माने डेवलप कंट्री के मापदंड से बने, जो पहले हमारे देश में
इतना बढ़िया रोड नहीं होता था। हालांकि इतिहास तो हमारा बहुत पुराना है, हमारे पास में जीटी रोड जब था तो विश्व में कहीं नहीं था इतना बड़ा रोड। लेकिन अभी क्वालिटी के मान से मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में है, जैसे मैं खुद गया था, और अमेरिका में है या ब्रिटेन में है, तो उस लेवल का जो रोड बनना चाहिए वो हमारे देश में अब बनना शुरू हो गया है। तो इट इंक्रीजेज ग्रोथ। पहला पॉइंट क्या है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर, जब क्वेश्चन आपको देखिए, अभी मैं जो एग्जामिनेशन पर्पज से पढ़ा रहा हूँ, हालांकि इसमें 50 दिन लेक्चर दिए जा सकते हैं, ये इतना भास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन वी मस्ट, हम उतना में ना जाएं, हम केवल अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखें, ठीक है, और मात्र 1 घंटा का क्लास होता है। तो इट इंक्रीजेज ग्रोथ मतलब क्या हुआ दोस्तों कि यदि हम आधारभूत संरचना में पैसा लगाएंगे तो हमारे विकास दर में, ग्रोथ का हिंदी क्या होगा, विकास दर, तो विकास दर में वृद्धि होगा। पहला है, अगर विकास दर, किसी भी देश के जो डेवलपमेंट है वो किस चीज से तय होता है, ग्रोथ परसेंट से तय होता है, ठीक है। अगर आज चाइना का इकोनॉमी हमसे 4 गुना ज्यादा क्यों बढ़ गया है, वाई? 1980 तक हमारे इकोनॉमी का जो आकार था और चाइना का जो था, दोनों लगभग समान थे। आज 2020 में 2021 हो गया, अब इतने दिनों में चाइना का जो 4-4.5 गुना जो इकोनॉमी जो हमारे देश के आकार से बढ़ गया है, लगभग $14 ट्रिलियन, ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। और हमारे देश का कितना है, लगभग $3 ट्रिलियन के लगभग, ठीक है, $2.25 या $3 ट्रिलियन। अब ये कोरोना में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना का इकोनॉमी का विस्तार कितना हो गया है। और अगर अमेरिका का देखें तो वो करीब $21 ट्रिलियन है, ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। अब दोस्तों, ये जो इतना बड़ा जो अर्थव्यवस्था है, उसका रीजन क्या है? रीजन है बिकॉज स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना। अच्छा, एक बात है कि ग्रोथ में आधारभूत संरचना डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये भी मैं बता दूं आपको। इट ओनली सपोर्ट्स। एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्री, अगर एग्रीकल्चर में आप खेती करेंगे तो पैदावार होता है, जैसे मैंने बताया। अगर इंडस्ट्री कुछ लगाते हैं, मान लो टाटा स्टील इंडस्ट्री है, तो वहां से पैदावार होता है, प्रोडक्शन होता है ना स्टील का, या बोकारो स्टील प्लांट से, या बहुत सारे कंपनी का। लेकिन ये एक रोड बनाने से कोई पैदा नहीं हो जाएगा कोई चीज। इट फैसिलिटेट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आधारभूत संरचना का बेसिक काम क्या है, वो इनडायरेक्टली प्रोडक्शन में मदद करता है, लेकिन खुद नहीं करता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे एजुकेशन, अब एजुकेशन से आप पढ़ लेंगे तो आप कोई प्रोड्यूस नहीं कर लेंगे, जैसे फैक्ट्री में कोई पैदा होता है, लेकिन क्या होगा, आप इनडायरेक्टली सपोर्ट करें। सपोज यू आर ए स्किल्ड वर्कर और कोई दूसरा अनस्किल्ड है, तो दोनों में अंतर क्या हो जाएगा? जो काम अनस्किल्ड वाला 5 दिन में करेगा, और अगर आप में हुनर आपने पैदा कर लिया, कौशल आपका में विकास हो गया, स्किल्ड आप हो गए हैं, या एक माने हुए आप इंजीनियर हो गए हैं, तो आप क्या करेंगे? उस 5 दिन के, अगर मान लो फैक्ट्री में हम लगा देते हैं, आपको जॉब लगा देते हैं, आप क्या करेंगे? आप अपने इनोवेटिव प्लान के तहत में, क्योंकि आपको एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे? जो एक रॉ हैंड का आदमी है, जो 5 दिन में उतना पैदा करेगा, वो क्या करेंगे? आप 1 दिन में पैदा कर देंगे। तो आप खुद नहीं पैदा कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज दैट यू आर सपोर्टिंग इन द एक्सेलरेशन। जैसे मेरा जैसा काम, कैटलिस्ट का काम, जस्ट लाइक मी, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी कंपीट कर सकता है, बट इट विल टेक टाइम। इट विल टेक 4 to 5 years विथ रिगरस स्टडीज। कोई भी कर सकता है, देयर इज नो नीड ऑफ कोचिंग एट ऑल। बट द पॉइंट इज दैट कि कोचिंग जो है, जैसे मेरे गाइडेंस में, तो क्या व्हाट विल हैपन, इट विल रिड्यूस द कंज्यूम ऑफ टाइम। आपको जो बहुत सारा जो टाइम लग रहा है, आप ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हो अपने आप को, एंड टाइम जो होता है बॉस, वही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जीवन में है, क्योंकि हर आदमी की जिंदगी कितनी होती है? 100 वर्ष से ज़्यादा होती नहीं है। हमारे शास्त्र पुराण में भी मनुष्य की उम्र 100 वर्ष निर्धारित किया गया है। हालांकि जापान में, ओकिनावा में 120 वर्ष के लोग भी घूम रहे हैं। और करीब मैं उस पर आर्टिकल लिखा हूँ कि वाई पीपुल आर लिविंग लॉन्गर इन जापान, मेरा आर्टिकल है। तो 110 साल, 115 साल के करीब 120, करीब लगभग 20% लोग जिंदा हैं अभी। ओकिनावा एक द्वीप है वहाँ पर, एंड
वो इतना दिन क्यों जिंदा रहते, लेकिन वो एक्सेप्शन है। आप एक मान के चलिए कि 100 ईयर्स, तो 100 ईयर्स में ही सब काम करने हैं, ऐसा नहीं है कि आपके लिए 1000 वर्ष रखा हुआ है। तो दोस्तों इसीलिए इट इंक्रीजेस ग्रोथ, ग्रोथ मतलब वृद्धि, विकास दर। और दूसरा ये टू वे प्रोसेस है। जब अब जैसे मैंने आपको कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीजेस ग्रोथ, इसका व्याख्या मैं कर चुका हूं। नाउ जब आपके पास में ग्रोथ होगा इकोनॉमी में, तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आधारभूत संरचना, वो ही ऑलरेडी जो है ना एक्सीलरेट होगा, उसमें वृद्धि होगा। जैसे आपकी इकोनॉमी मान लो आज $3 ट्रिलियन है, तो जब ये $5 ट्रिलियन होगा या $10 ट्रिलियन होगा, तो उसी हिसाब से जो आप रोड देख रहे हैं 4 लेन, तो आप उसका उसमें तो होगा नहीं आपको, आप क्या करेंगे 6 लेन। आप बहुत विदेशों में देखेंगे 8 लेन के रोड चल रहे हैं, क्योंकि उनको 4 लेन से नहीं हो पा रहा है। चाइना का ही आप उदाहरण ले लीजिए, तो वहां पर जो 1980 से पहले जो उनका रेल स्ट्रक्चर था और अभी जो उनका जो रेल स्ट्रक्चर है, उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। क्यों? बिकॉज फॉर द लास्ट 30 ईयर्स, 2010 तक, 1980 से लेकर 2010 तक उनका जो ग्रोथ रेट है वो 10% के दर से वृद्धि हुआ, जिसके कारण से हमारे देश में और उनके इकोनॉमी में इतना डिफरेंसेज आ गए हैं। और जो अभी मैंने बताया आपको $14 ट्रिलियन का उनका इकोनॉमी है, हमारे देश का 3 ट्रिलियन है, ठीक है। लेकिन 1980 से पहले क्या था, हमारा उनका सेब समान था, क्योंकि हम इस पीरियड में 5% से ज़्यादा ग्रोथ विकास दर नहीं प्राप्त कर पाए, उससे ज़्यादा हमारा नहीं हुआ। केवल 2008 और 9 में हम 9% तक पहुँचे थे, लेकिन वो 2-3 साल के लिए हुआ। और इसके बाद में हमारा एवरेज 7%, 6%, 5% ग्रोथ रेट रहा, जबकि चाइना इसी पीरियड में 10% के ग्रोथ रेट से बढ़ा, ठीक है। अब क्या हुआ इसका दोस्तों, इसका प्रभाव जो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यदि आप रेल के, मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया हुआ है कि रेल में उनका क्या डेवलपमेंट हुआ। पहले आज़ादी के समय में 1950 के 51 के दर अगर देखेंगे, तो हमारे पास में जितना रेल ट्रैक था लगभग 51,000 किलोमीटर का, उससे कम था उनका, जबकि वो 3 गुना ज़्यादा बड़ा कंट्री है। लेकिन आज की स्थिति क्या है, हमसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट के मामले में, अभी उस दिन मैंने बताया था आपको कि चाइना में करीब $85 बिलियन उन्होंने इतना उसमें इन्वेस्ट किया है, और इसी पीरियड में हमने करीब 9-10 बिलियन डॉलर पूंजी लगाया है। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस हो गया है। क्यों ऐसा डिफरेंस हुआ है? बिकॉज उनके पास में रुपया ज़्यादा आ गया, मैंने करेंसी, पैसे ज़्यादा आ गए हैं, डॉलर उनके पास ज़्यादा हो गए, तो इसीलिए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है हमसे ज़्यादा, चाहे वो शिपिंग पोर्ट का मामला हो, चाहे रोड का मामला हो, चाहे रेलवे का मामला हो, चाहे एयरवेज का मामला हो, या डिफेंस में मामला हो, वो खुद हवाई जहाज बना रहे हैं, मारक शस्त्र में। हालांकि हमारे हिंदुस्तान में भी अब तेजस बनने लगा है, और आपने अभी पेपर में पढ़ा होगा कि भारत सरकार ने 83 तेजस विमान बनाने का ऑर्डर दिया है। ये 30 साल पहले ये कभी सोच नहीं सकते हमको अंदाज भी नहीं हो सकता था कि हम खुद विमान और युद्धक विमान बनाएंगे, और कुछ दिनों में हम यात्री विमान भी बना लेंगे। बोइंग जैसे कंपनी बनाता है ना हिंदुस्तान में, जो भी चल रहे हैं पैसेंजर जो हवाई जहाज, अभी हिंदुस्तान में तो कोई कंपनी बना नहीं रही है, हमको सारे विदेशों से, अमेरिका वगैरह से खरीदना पड़ता है पैसेंजर। लेकिन समय आएगा तो हम वो भी बना लेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए 2 चीज़ की जरूरत होती है, वन इज मैन पावर, मैन पावर मतलब स्किल्ड मैन पावर, एंड सेकंड पूंजी, माल। अगर ये दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन बैठेगा तो हम बना लेंगे, क्योंकि हमारे ही लोग तो वहाँ जाकर के अमेरिका में बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट हैं, उनके जो रॉकेट इंस्टीट्यूट वगैरह सब जो हैं, क्या बोलते हैं, नासा वगैरह, तो बहुत सारे हिंदुस्तानी काम कर रहे हैं। तो हम हिंदुस्तान में नहीं कर सकते हैं क्या? एकदम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास में अमेरिका इतना पूंजी नहीं है। खैर, तो आप समझ गए दोनों चीज कि इट इज अ टू वे प्रोसेस। नाउ तो आपको यही लिखना है। अब दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हम इसी पर केंद्रित करेंगे। अब सोशल में क्या है, जैसा मैंने आपको बताया, एजुकेशन माने शिक्षा, हेल्थ माने स्वास्थ्य, तीसरा सैनिटेशन माने
सफाई, और चौथा पीने लायक पानी। ये 4 हेडिंग में हम लेंगे, ठीक है। तो पहला हम लेते हैं एजुकेशन, शिक्षा। आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ा होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, आर्टिकल 45 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जो है वो हमारा सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्थापना करने की बात करता है। उसके बारे में भी हम अलग से आपको बताएंगे। और फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। माने फंडामेंटल राइट्स तो पार्ट 3 में है, और राज्य के निर्देशित सिद्धांत वो पार्ट 4 में है। वो फंडामेंटल राइट्स तो जस्टिसिएबल हैं, यदि आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल के उल्लंघन होने से आप कोर्ट में नहीं जा सकते। इट मीन्स इट इज नॉन जस्टिसिएबल, ठीक है। खैर, अब आर्टिकल 45 में क्या लिखा हुआ है कि राज्य ऐसा व्यवस्था करेगा जिसमें कि 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा और सभी को दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी के तहत में आपने देखा होगा राइट टू एजुकेशन, RTE, मनमोहन सिंह सरकार ने 2009-10 में ये लाया था, जिसमें कि उन्होंने राइट टू एजुकेशन का प्रावधान किया। और इसी के तहत में आर्टिकल 21A, जो 21 में तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, और 21A उन्होंने जोड़ा फंडामेंटल राइट्स में, और इसमें क्या हुआ, राइट टू एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार, यह मौलिक अधिकार उन्होंने कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए राइट टू एजुकेशन, RTE, यह भी कानून उन्होंने बनाया। इसका बेसिक पर्पस क्या था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का विश्वव्यापीकरण। इसका मतलब क्या होता है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का, हिंदी में लिख लीजिए, शिक्षा का विश्वव्यापीकरण, ठीक है। अब दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 साल से लेकर के 14 साल के बच्चे तक, मतलब प्राइमरी स्कूल में जो 7वीं कक्षा 8वीं कक्षा तक जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए सर्व शिक्षा। अब आपने सुना होगा सर्व शिक्षा अभियान, एप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड होगा सर्व शिक्षा अभियान, और अंग्रेजी में यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इसके तहत में जो है ना, सरकार ने ये व्यवस्था किया कि जो 14 साल तक के बच्चे या 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए फ्री निःशुल्क शिक्षा और सबको शिक्षा। अब इतने आज़ादी के इतने दिनों के बाद हम क्या देखते हैं, 96% जो है ना इनरोलमेंट, 96% इनरोलमेंट हो गया है। इनरोलमेंट रेशियो, अनुपात, रेशियो मतलब अनुपात। लेकिन इसका सबसे माइनस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट है कि लगभग 50.8% ड्रॉप आउट है। ड्रॉप आउट मतलब जो बीच में ही छोड़ के भाग जाते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। और सबसे उसमें भी अगर आप देश के डेमोग्राफिक कंपोजिशन को, जो हमारा देश क्या है कि अलग अलग जातियों का समूह है, ट्राइबल समूह भी इसमें रहते हैं, अलग धार्मिक समुदाय के लोग रहते हैं, हिंदू है, मुसलमान हैं, ईसाई हैं और पारसी हैं, बहुत सिख हैं, बहुत सारे धर्मावलंबी के लोग रहते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या हुआ, अगर आप इसका अगर ड्रॉप आउट का अगर बाइफरकेट करें तो ये क्या पाते हैं कि सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट की संख्या कहाँ है, आदिवासियों में, और ये मोर देन 60% है।
एज ए जनरल स्टडीज आपको मैं बता दूं कि आपको टोटल उतना ज़्यादा एक्यूरेट जो है ना डाटा नहीं देना है, इतना मगअप नहीं करना है। अगर आप सही से लिख सकें दैट इज ओके, बट आप केवल जो है वो मान लो 62% है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 62% लिखें, मोर देन 60%, ठीक है। तो अभी आप जो देख रहे हैं ड्रॉप आउट की संख्या वो क्या सबसे ज़्यादा एसटी में और दूसरा एससी में, ये सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट की संख्या। एसटी में तो 60% से ऊपर है और एससी में शेड्यूल कास्ट में 40% से ऊपर है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है, ठीक है, क्योंकि जब तक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो समाज के सबसे पिछड़े तबके के लोग हैं, अगर इनमें सुधार नहीं होगा तो फिर हमारा समाज का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है? मतलब होता है फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल, जो अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दिया, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ठीक है। और उनके द्वारा दिया गया परिभाषा सर्वमान्य है कि प्रजातंत्र जो है वो जनता के लिए है, जनता के द्वारा है और जनता का है, ठीक है। तो जनता में क्या होता है? जनता में केवल ब्राह्मण तो आता नहीं है, जनता मतलब आदिवासी, एससी, शेड्यूल कास्ट जिसको कि अनुसूचित जाति कहते हैं, और विभिन्न जाति के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, विभिन्न धर्मावलंबी। मना कहने का आशा यह है कि सारे लोगों का जो सरकार होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रजातंत्र कहते हैं। और प्रजातंत्र में जो सीले ने परिभाषा दिया था कि डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट इन विच एवरीबॉडी हैज ए शेयर, मतलब हर व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए समाज के जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जिनकी की जनसंख्या हिंदुस्तान की आबादी में करीब 22% है, अगर वो पिछड़े रह जाएंगे तो फिर क्या होगा? 1/4 भाग क्या हो जाएगा? बहुत पहले भी पिछड़े थे, अभी भी पिछड़े रह जाएंगे। तो दिस इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरिया कि ड्रॉप आउट की संख्या को कैसे कम किया जाए। और इसीलिए आपने देखा होगा कि सरकार ने, अभी से मैं अलीराजपुर में एसपी था झाबुआ में, तो वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे जो स्कूल हैं आदिवासियों के लिए, वहाँ पर उन्होंने हॉस्टल का भी व्यवस्था किया ताकि फ्री लॉजिंग और फ्री लॉजिंग की व्यवस्था हो सके, वहाँ रहने की व्यवस्था हो सके, फ्री फूडिंग की व्यवस्था हो सके और बच्चे घर न जाएं और वहीं पढ़ें, छात्रावास की व्यवस्था। तो ये छात्रावास की व्यवस्था क्यों किया गया? ताकि उसको जो ड्रॉप आउट है उसकी संख्या को कम किया जा सके। इसमें भी अगर आप बाइफर्केट करेंगे तो महिलाओं में या लड़कियों में ज़्यादा ड्रॉप आउट की संख्या है। ये तो मैंने आपको एसटी का बताया, लेकिन एसटी में तो केवल पुरुष ही नहीं आता है, पुरुष और महिला, अगर आप दोनों को बाइफर्केट करें या शेड्यूल कास्ट या किसी भी समुदाय का, तो उसमें पुरुष और महिला दोनों होते हैं। अब दोनों को अगर बाइफर्केट करें तो आप क्या पाते हैं? आप ये पाते हैं कि महिलाओं का जो ड्रॉप आउट का दर है वो बहुत ज़्यादा है। तो अब इससे हम कंक्लूजन क्या ड्रॉ करते हैं? टू गिव एम्फेसिस ऑन द वुमेन एजुकेशन, टू वीमेन एजुकेशन, ये एम्फेसिस देना, महिलाओं पर शिक्षा में जोर देने का क्या मतलब हुआ? व्हाट डज दिस इंडिकेट? एक महिला को शिक्षित करने से इसका प्रभाव दूरगामी पड़ता है, उसके बच्चे, माँ होने के नाते उस बच्चे पर पड़ता है। एक महिला जो शिक्षित है, अगर वो माँ है तो उसके बच्चे कभी मूर्ख नहीं हो सकते, वो अपने बच्चे को प्रेरित करेगी, उसको मालूम है कि शिक्षा का महत्व क्या है। इसीलिए नेपोलियन ने कहा था कि अगर किसी देश को बड़ा बनाना है तो उसके माँ को शिक्षित करो। और माँ को शिक्षित करना मतलब क्या होता है? महिला को शिक्षित करो, लड़की को, क्यों? कल वो माँ बनने वाली है। तो अगर वो शिक्षित हुई तो इसका मतलब समाज कि जितने बच्चे हैं ऑटोमेटिक शिक्षित हो जाएंगे। और सेकेंडरी लेवल पर हम जो ड्रॉप आउट की संख्या देखते हैं वो भी कम नहीं है। मतलब जैसा मैंने प्राइमरी लेवल पर कहा कि अभी जो है वो 65% से लगभग ड्रॉप आउट है, उसी तरह से सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी मतलब 8वीं से लेकर के
जो 12वीं तक का जो होता है उसको हम सेकेंडरी कहते हैं। तो सेकेंडरी लेवल पर भी हमारे यहाँ जो ड्रॉप आउट की संख्या है वो लगभग 62% से ज़्यादा है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौती है। ठीक है, और बताइए क्या समस्या है एजुकेशन में हमारे यहाँ? ये दिस इज ए मैटर ऑफ कॉमन सेंस फॉर एवरीबॉडी। होगा कि सरकार ने इसी ड्रॉप आउट को कम करने के लिए मिड डे मील, मध्याह्न भोजन जिसको कहते हैं, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था किया है, आंगनवाड़ी की व्यवस्था किया है जहां पर कि बच्चे को दोपहर में खाने मिलते हैं, और इससे ड्रॉप आउट में कमी भी आई है। अभी हिंदुस्तान में 2013-14 के आंकड़े के हिसाब से 18 करोड़ बच्चों को मध्याह्न भोजन मिल रहा है। ये बहुत बड़ी योजना है। ठीक है, और ये केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर की योजना है जिसमें कि केंद्र सरकार की ज़्यादा हिस्सेदारी है। ठीक है, और इसके लिए आपने देखा होगा गांव-गांव में स्कूल में बच्चे वहाँ पर अब कुक की खाना बनाने का क्या बोलते रसोइया उनकी नियुक्ति की गई है। ठीक है, चावल दाल सब्जी और पौष्टिक आहार, और समय समय में उनके मेनू में चेंज भी किया जाता है ताकि खाना स्वादिष्ट बने। एक बात और है, जो ड्रॉप आउट जो है ना, उसको तो हमने समुदाय कम्युनिटी स्पेसिफिक तो आपको SC ST के संदर्भ में बताया, लेकिन ये स्टेट स्पेसिफिक भी है। स्टेट स्पेसिफिक जैसे जो पिछड़े राज्य हैं जैसे बिहार, उड़ीसा, तो वहां पर आप देखेंगे कि ड्रॉप आउट की संख्या जो डेवलप्ड राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र है या केरल है या तमिलनाडु है। आपको पता होना चाहिए कि केरल में 100% शिक्षित लोग हो गए हैं एज पर आवर डाटा 2011 के डाटा के हिसाब से, जनगणना के हिसाब से। ठीक है, अभी इस मामले में हमारा जो उत्तर भारत के जो बहुत सारे राज्य हैं, खास करके यूपी, बिहार और उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये राजस्थान, ये सारे राज्य जो हैं ये अभी भी उस गति को नहीं पकड़े हैं। ठीक है, अभी 2021 में जनगणना होगा तो पता चलेगा कि इसमें क्या डेवलपमेंट और हुआ है। ठीक है, तो इस कहने का मतलब यह है कि जो शिक्षा का जो सर्वांगीण विकास हो रहा है वो जो कमजोर तबके के लोगों को जो जितना होना चाहिए था वो उसका फायदा नहीं, क्योंकि उनमें ड्रॉप आउट की संख्या ज़्यादा है। उसी तरह से ये जो डिस्पैरिटीज है, जो विभिन्नता है, वो हम राज्य के स्तर पर भी पाते हैं और उसमें बहुत ज़बरदस्त वेरिएशन है। ठीक है, वेरिएशन मतलब विभिन्नता। और क्या पॉइंट है बताओ? एक चीज आप देखेंगे, जो अभी जो 72 साल का जो हमारा जो तजुर्बा रहा है उसमें हम क्या पाते हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? अभी अगर आप देखेंगे कि जो स्किल्ड वर्कर है अपने देश में, और अगर आप चाइना से या डेवलप विकसित देशों से अगर आप तुलना करें तो हमारे देश में जो जिससे वोकेशनल ट्रेनिंग वो होता है जिससे कि हम रोजगार प्राप्त करते हैं। ठीक है, हिंदी में, तो उसमें बहुत भारी कमी है। एक अनुमान के मुताबिक अगर आप 2005 के आंकड़े देखें तो मुश्किल से 5% लोग हमारे यहाँ जो है वोकेशनल ट्रेनिंग प्राप्त किए थे। इसीलिए आपने देखा होगा कि सरकार ने अभी कौशल विकास केंद्र हर राज्य स्तर पर, हर डिस्ट्रिक्ट में इसको खोला गया है, जहाँ पर कि विभिन्न प्रकार के जो स्किल है उसमें उनको दीक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि आपका कटाई कैसे होगा, सिलाई कैसे किया जाएगा, कलाकारी जो साड़ियों में जो किया जाता है जिसको कि एम्ब्रॉयडरी कहते हैं, वो उसको कैसे किया जाएगा, डिजिटल डाटा ऑपरेटर का काम कराया जाता है ताकि मतलब सिखाया जाता है ताकि लोग कंप्यूटर को सही ढंग से सीख सकें। फार्मिंग में ऑर्गेनिक जो मैन्योर है, जो खाद है, उसका इस्तेमाल करते हुए अधिक से अधिक उत्पादकता को कैसे बढ़ाई जाए। तो करीब 40-50 प्रकार के जो स्किल हैं उस पर ज़्यादा फोकस भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, अब लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें। अगर आप
इसका जो मकसद है इस योजना का, उसका मकसद यह है कि अधिक से अधिक लोगों को स्किल फॉर्मेशन के द्वारा उनको रोजगार मुहैया कराया जाए। और हमने भी अभी देखा, धार में जब हम थे तो हमने भी सेंटर इसमें चलाई थी और करीब 1000 महिलाओं को, पुरुषों को, सबको मैंने शिक्षित इसमें स्किल दिया था। लेकिन बाद में क्या देखा हमने, इसको जो रोजगार से जोड़ने का जो कार्यक्रम था कि स्किल फॉर्मेशन इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दोनों, एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दोनों, इसमें हम उतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। और मैंने जब फीडबैक लिया तो कुछ लोगों ने कहा कि साहब मुझे 4000 की नौकरी मिल रही है, किसी ने कहा कि 8000 की मिल रही है, किसी ने कहा कि मुझे नौकरी मिल ही नहीं रही है, जबकि वो 3 महीना का ट्रेनिंग हमने कराया था उनको। ठीक है, तो इसको रोजगार उन्मुखी बनाना होगा, तभी स्किल फॉर्मेशन की महत्व होगी। जैसा चाइना में आज जो चाइना जो इंडस्ट्रियल हब हो गया है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो हब हो गया है, उसके पीछे जो मूल भावना, मूल जो कारण है वो क्या है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो गए और वो निचले पौधान तक पहुँच गया है। हमारे यहाँ के लोग उतने ज़्यादा स्किल्ड नहीं हुए हैं। स्किल फॉर्मेशन जो है ना, कुछ खास जातियों तक, कुछ वर्गों तक सीमित रह गया है। उसी को भारत सरकार डाइवर्सिफाई या उसका विस्तार करने का प्रयास कर रही है। एक जो कमियां जो हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था में हुआ वो हायर एजुकेशन में। अभी आप यदि ग्रॉस, इसको बोलते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये इकोनॉमिक टर्म है, तो हम क्या देखते हैं, हायर शिक्षा में हमारे देश में मात्र 11% है। 11% मतलब 11% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, जितना हमारा आबादी है उसके 11% लोग ही हायर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। नाउ अगर हम चाइना से कंपैरिजन करें या विकसित देश से करें तो आप क्या पाते हैं, क्या नहीं, हायर शिक्षा की बात, उस शिक्षा की बात कर रहा हूं। अगर हम वर्ल्ड एवरेज की बात करें तो हम क्या पाते हैं कि 23% जो है लोग, इवन मलेशिया के लोग जो हमसे किसी माने में बड़े नहीं हैं, हम क्या पाते हैं कि यहां भी हम पिछड़ रहे हैं हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में। और इसी का हायर एजुकेशन में क्या आता है, बीएससी, एमएससी, ये भी मैं बता दूं आपको, मैंने ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, 11% मात्र अगर है तो इसका मतलब क्या हुआ, 89% ऑफ द पॉपुलेशन डू नॉट गेट द हायर एजुकेशन, माने दे डू नॉट अचीव, माने बीए पास या एमए पास तक वो नहीं हो पा रहे, बीच में ही छोड़ दे रहे हैं। तो हमें ऐसी व्यवस्था करना होगा ताकि जो है, जो हायर एजुकेशन है, ग्रेजुएशन और उसके ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन, वो अधिक लोग पढ़ें लिखें। ठीक है, और इसके ऊपर होता है रिसर्च, मेरे जो विचार हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हालांकि भारत सरकार ने इस पर बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। अगर आप देखेंगे तो आज़ादी के बाद से बहुत सारे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी खोले गए हैं, इंडस्ट्री के मामले में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं हमारे पास में, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी आप देख रहे हैं जगह जगह खुल गए हैं। ये सब रिसर्च और साइंस के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में भी बेंगलोर में, हैदराबाद में बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के विंग खुले हुए हैं। लेकिन अगर आप चाइना से कंपैरिजन करें, क्योंकि हम कंपैरिजन करेंगे चाइना से, वाई, हम डेवलप कंट्री से नहीं करेंगे, क्यों, उनके साथ में वो पिछले 200 वर्षों से डेवलप्ड हैं, विकसित हैं। ठीक है,
तो आप कोई भी कह सकता है कि साहब आप अमेरिका से कैसे कंपैरिजन कर रहे हो, अमेरिका तो 200 वर्ष पहले ही आज़ाद हुआ, ब्रिटेन के तो आधा विश्व जो है ना उसके कब्जे में था 1950 तक, ठीक है, आप उससे कंपैरिजन मत करो, ठीक है, हम नहीं करेंगे, लेकिन हम चाइना से करेंगे, क्योंकि 1980 तक उसकी इकोनॉमी मेरी इकोनॉमी एक ही जैसा था, उसके पास भी पॉपुलेशन है 140 करोड़ का, हमारे पास भी 130 करोड़ का है, ठीक है, उसका जो आबो हवा है और मेरा जो हमारे देश की जो आबो हवा है लगभग समान है, बल्कि कुछ मामलों में उससे बढ़िया है। कैसे बढ़िया है कि वो 2.25 गुना बड़ा कंट्री है, लेकिन एज पर अरेबल लैंड इज कंसर्न, एग्रीकल्चर के क्लास में हमने बताया था, जहां तक उपजाऊ भूमि की बात है, कल्टीबल लैंड की बात है, तो चाइना से ज्यादा हमारे यहां जमीन है, ठीक है। उसके तो पूरे जमीन का मात्र 10% जमीन जो है ना खेती के लायक है, भले वो मेरे से 3.25 गुना बड़ा है क्षेत्रफल में, ठीक है नाउ। तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना होगा। आप देखेंगे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग में चाइना ने इतना ज़्यादा फोकस किया कि अभी पैडी मैंने समझते हैं ना, धान जिससे चावल पैदा होता है, उसमें उन्होंने 100 से ज़्यादा अपने जेनेटिकली इंप्रूव्ड स्ट्रेन डेवलप कर लिए हैं। उनके जो लेबोरेटरी वाले हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग के, उन्होंने 100 से ज़्यादा स्ट्रेन डेवलप कर लिए हैं। इसका परिणाम क्या हुआ है? परिणाम यह हुआ है कि राइस के उत्पादन में वो अब ट्रेडिशनल खेती नहीं करते, गेहूं के उत्पादन में तो करते नहीं है, अब जब ट्रेडिशनल बीज का उपयोग नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं टोटल जेनेटिकली इंप्रूव्ड बीज का, सीड्स का। तो हमारे यहां से प्रोडक्टिविटी उनकी 1.5 गुना 2 गुना ज्यादा है। समझ रहे आप क्या मैं बोल रहा हूं? हालांकि हमारे देश में भी इंप्रूवमेंट हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस स्तर पर उन्होंने इतने सारे स्ट्रेंथ्स डेवलप कर लिए हैं उतना हम नहीं कर पाए हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन में भी हमने अभी गेहूं में 9 गुना ज़्यादा हमारा 1966-67 के बाद से गेहूं में ज़्यादा वृद्धि हुआ, लेकिन चावल में मात्र 3.5 गुना, सरसों में, राई में या तिलहन में 1.5 गुना, पल्सेज में 1.5 गुना, उसमें कुछ डेवलपमेंट ही नहीं हुआ क्योंकि हम स्ट्रेंथ डेवलप नहीं कर पाए। यू सी दिस? तो हमें रिसर्च एंड एनालिसिस पर भी ध्यान देना होगा। सबसे बड़ी जो विसंगति आ गई है वो क्या है? सरकार के इतने ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी हम क्या देख रहे हैं? प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, और ये बहुत हैप्टी चार्जेस करते हैं। जहां पर स्कूलों के फीस 200 से 250 रुपये महीना या 100 रुपये हैं, यहां पर ये 2-2 हजार 3-3 हजार रुपये पर मंथ इनका फीस है, ठीक है। तो ये जो आप देखेंगे कि शेयर ऑफ प्राइवेट अनएडेड, जो गवर्नमेंट से एडेड भी नहीं है, प्राइवेट जो स्कूल चल रहे हैं उनका जो परसेंटेज था वो 42.6% था 2001 में, वो बढ़ करके 2005 में 63.2% हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 2 चीज है। पहला कि देश में लोग रिच हो रहे हैं, कि उनको पेइंग कैपेसिटी हो रही है, और दूसरा इसका अर्थ क्या है कि जो सरकारी जो स्कूल हैं उनकी जो शिक्षा स्तर है उस पर लोगों का विश्वास नहीं है। और इसका बानगी मैंने देखा इंदौर में ही, और मैं एक जगह ट्रैफिक का सेमिनार कर रहा था, मरी माता चौराहे के आगे वो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, तो वहाँ पर मैंने क्या देखा कि 90% जो बच्चे हैं वो या तो ओबीसी के हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, 90%, और 10% ही जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो अब सरकारी स्कूल भी क्या हो गया है? एक सेग्रीगेटेड सोसाइटी का निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है? जो गरीब गुरबा लोग हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, उनके लिए सरकारी स्कूल है, और जो ताकतवर लोग हैं, पैसे से संपन्न हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें सरकारी स्कूल के फैकल्टी पर विश्वास नहीं है। दूसरा, एक कमी सरकारी स्कूल में यह भी है कि बहुत सारे फैकल्टी सही ढंग से रहते भी नहीं है, नंबर 1। नंबर दूसरा, सरकारी स्कूलों के बहुत सारे टीचर को दूसरे काम में लगा दिया जाता है। जैसे अभी इलेक्शन होगा तो उनमें उस काम में लगा दिया गया, कोई परीक्षा होगी तो वहाँ पर सेंटर खोल दिया गया, अब टीचर जो है उसमें
परीक्षा आयोजित कर रहे हैं और विद्यार्थी बोले तुमको छुट्टी मिल गया, तुम घर जाओ। ठीक है, सुपरविजन का कमजोरी है। ऊपर के जो ऑफिसर हैं जो सरकारी स्कूल का जो नियंत्रण करेंगे या उनका पर्यवेक्षण का काम करेंगे, वो भी कमजोर है। और इसके कारण से लोगों का, जिनके पास में पेइंग कैपेसिटी है, उनका विश्वास सरकारी स्कूल के प्रति नहीं पड़ रहा है। और जिसके कारण से आप देखेंगे कि धीरे धीरे शिक्षा में भी कमजोरी आ रही है, और सरकारी स्कूल में आ रही है, प्राइवेट में नहीं आ रही। इसी तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारे जो इंजीनियरिंग कॉलेज जो खुले हैं वो 4 राज्य में सबसे ज़्यादा खुले हुए हैं। कहाँ कहाँ? कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये 4 राज्य को आप मिला देंगे तो ये समूचे हिंदुस्तान के 55% इंजीनियरिंग कॉलेज को यहाँ पर हैं, और यहाँ पर इनरोलमेंट है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, क्या बोल रहा हूँ? और 45% पूरे हिंदुस्तान का है। ये जो लोप साइडेड जो डेवलपमेंट हुआ एजुकेशन में, इसको दूर करने की आवश्यकता है। जो पिछड़े राज्य हैं, खास करके बिहार और यूपी, तो वो और पिछड़ते ही जा रहे हैं, वहाँ पर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुल रहा है। तो एक पॉइंट और है लास्ट में, हम हेल्थ सेक्टर को आज ले नहीं पाए। तो दोस्तों, अभी अगर पूरे विश्व के मानचित्र पे जितने भी आप देश देखते हैं, सब में जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपको मालूम होना चाहिए, द टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री फॉर ए 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। ठीक है, उसके बारे में हम अलग से किसी दिन आपको बताएंगे कि जीडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, नेट नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या होता है, ये सारे चीज़ के बारे में, फैक्टर कॉस्ट क्या कहा जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ आपको नहीं मालूम होगा। आई अंडरस्टैंड दिस। तो मैं उस पर एक अलग से इकोनॉमिक टर्म्स के बारे में जल्दी शीघ्र 2-3 दिन के अंदर मैं आपसे लेक्चर लूँगा। लास्ट में मैं अभी आपको कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन के प्रति पूरी तरह से समर्पित है, लेकिन फिर भी जो हमारे संविधान में जो यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन, या जिसको कि विश्वव्यापी या सर्व शिक्षा अभियान कहते हैं, वो ड्रॉप आउट के कारण से हम पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए हमारा जो लिटरेसी दर है वो 62-65% के लगभग है, जबकि अगर आप विदेश के जो दूसरे देश हैं उनमें 98.79 तक पहुंच गया है। ऐसा नहीं, हमारे देश में भी केरल, मिजोरम, यहाँ पर 100% लोग शिक्षित हो गए हैं। लास्ट में ये है कि आप देखेंगे अगर विश्व के मानचित्र पर, तो सारे देशों का जो एजुकेशन पर जो शिक्षा है वो लगभग 5%, 6% है। हमारे देश में, चूंकि हमारा देश एक कमज़ोर देश है, मैंने कहने का मतलब बहुत सारे गरीब लोग यहाँ रहते हैं, तो सरकार का मेन फोकस जो है वो गरीबी उन्मूलन की तरफ ज़्यादा है। हालांकि शिक्षा भी उसका एक माध्यम हो सकता है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि 3.4%, ओनली 3.4% जो है ना पूरे जीडीपी का हमारे भारत सरकार खर्चा करती है। ठीक है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर आप चाइना का देखेंगे तो वो 4% से ऊपर है, 4.5% के लगभग है, और विदेशों में तो आप देखेंगे कि करीब 6% है। अमेरिका का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है।